तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से इस एस्पिरेंट एजुकेशन सेंटर के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आपके जो सोशल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंट्री में। जिस कंट्री में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पावर का शेयरिंग नहीं होता है, उस कंट्री का बहुत बुरा हाल होता है। हम समझेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। इसमें आपके जो सिलेबस है, इसमें दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें एक कंट्री है यूरोप का जिसका नाम है बेल्जियम और दूसरी कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। ये साउथ एशियन नेशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। उससे पहले हम रिव्यू लेंगे इस चैप्टर का और समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कि आपके फैमिली में सारे मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ किसी एक मेंबर का सारे पावर्स किसी एक मेंबर के हाथ में हो। फॉर एग्जाम्पल आप पापा को भी ले सकते हैं। तो पिताजी अगर सारे पावर्स अपने हाथ में लिए हैं, सारे डिसीजंस खुद से करते हैं और उसमें किसी का ओपिनियन नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब घर में कलह और क्लेश बढ़ जाएगा। यानी कि घर में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, लोग खुश नहीं रहेंगे, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। और इसका वजह क्या है? तो सारे पावर्स एक जगह होने की वजह से। पिताजी को कोई भी डिसीजन लेना है तो उनको कम से कम कोशिश करना चाहिए कि आपके मम्मी से डिस्कस कर लें या आपसे डिस्कस कर लें। अगर आप छोटे हैं तो छोड़िए, आप बड़े भाई से डिस्कस कर लें, ठीक है। यानी कि घर में किसी न किसी से डिस्कस करके अगर वो फैसले को लेते हैं तो आपका फैमिली, या फिर ऐसे कह सकते हैं आपकी फैमिली खुशहाल रहेगी और पापा का जो लिया गया डिसीजंस जो गलत हो सकता था वो शायद ना हो। तो सोचिए अगर एक छोटे से फैमिली में इतनी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंट्रीज में क्या होगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं अगर हम पावर शेयर ना करें तो। पहले इस पावर शेयरिंग का जो रिव्यू है उसको लेते हैं। ओवरव्यू क्या है देखते हैं। तो पहले इसमें ये डिस्कस किया गया है कि एक ट्रू सेंस में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो सारे पावर्स होते हैं उन सभी पावर्स को किसी एक ऑर्गन, गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के साथ नहीं होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे पावर किसी एक बॉडी के हाथ में नहीं होना चाहिए। और अगर ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का एक बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है जिसमें कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो अपने पावर्स को आराम से खास तौर से मिनिमम 3 पार्ट में तो डिवाइड कर ही देती है। इंडिया को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इंडिया एक खुद डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हमारे पावर्स को, गवर्नमेंट के पावर्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है जिसका नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कानून बनाने का काम किसी और का, कानून लागू करने का काम किसी और का, और अगर कोई गलत काम करता है या गलत तरीके से कानून बनाता है तो उसका ओवरव्यू करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने का काम जुडिशरी का है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रू सेंस का जो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें पावर को भी डिवाइड किया गया है। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर। इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। और पावर शेयरिंग के जो आइडियाज है उसको हम इस चैप्टर और अगले 2 चैप्टर्स में भी हम डिस्कस करेंगे और उसके छोटे छोटे हाइलाइट्स को देखेंगे। सो वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। बेल्जियम, जैसा कि मैंने बताया, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग and the stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy। और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग की नीड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। सो लिसन। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो कैसा है। तो हम बता देते हैं आपको, बेल्जियम एक इतनी छोटी सी कंट्री है, ऐसे समझ लीजिए कि वो जो अपने देश का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी बहुत छोटी है। और आपको पता है कि अपने देश का हरियाणा स्टेट कितनी छोटी है, ठीक है। और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन के बराबर बेल्जियम का पॉपुलेशन है, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया आपको आसानी से, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, एक बार रेड कर देते हैं आपके लिए। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा।
यानी हरियाणा स्टेट से छोटी कंट्री है एंड इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये है बेल्जियम का नक्शा, बेल्जियम का मैप, जो इतनी छोटी सी कंट्री है जो 4 देशों के साथ बाउंड्री बनाती है। चारों देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। एंड इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास में हरियाणा का पॉपुलेशन है और बेल्जियम का पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है। आप एक तरह से आइडिया ये लगा सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि जितना पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है उतने पॉपुलेशन में कम से कम 25 बेल्जियम हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, 25 कंट्री बना सकते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने कम पॉपुलेशन है और कितने छोटे से कंट्री है। ओके, सो द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ की एथनिसिटी को समझेंगे कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, यहाँ के जो एथनिसिटी है वो किस प्रकार से अलग अलग है। सबसे पहले देखेंगे कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। पहले तो देख लीजिए इस मैप में कि जो येलो पार्ट है यही फ्लेमिश रीजन है और पूरे 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती हैं, जो कि क्या बोलती हैं, डच स्पीकिंग पीपल फ्लेमिश रीजन में रहती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पॉपुलेशन का 59% ये हैं, ठीक है। ओके, एंड अनदर 40% ऑफ पीपल लिव इन द वोलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक्स जर्मन। आप देखिए मैप में यहाँ पे एक छोटा सा मार्क किया गया होगा, लाइन किया गया होगा, जो कौन सा एरिया है, ये है बेल्जियंस रीजन। जो बेल्जियंस कुछ हैं जो 1% जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, यहाँ पे जर्मन बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है जिसको बोलते हैं वालोनिया, और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और इनका पॉपुलेशन कितना है, 40%। और यहाँ की बात करेंगे तो ये 59% हैं जो कि क्या बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल हैं, यानी कि डच बोलते हैं यहाँ पे। तो ये कॉम्पोजिशन है इनके पॉपुलेशन का। अब आगे देखिए, यही चीजें बदल जाती हैं। आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का एरिया कवर्ड है जिसको बोलते हैं ब्रसेल्स। ये ब्रसेल्स क्या है, इस बेल्जियम का कैपिटल है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग यानी कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। लेकिन अगर उसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में टोटल चेंज हो जाता है। जहाँ यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल में सिर्फ जो कैपिटल है यहाँ पे 80% जो पीपल हैं, 80% जो पीपल हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और जो 20% पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे देश का डेमोग्राफी है। इसीलिए कहते हैं कि इसको समझना एक कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है लोगों को समझना इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये आपने समझ लिया। एंड द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब आप देखिए इस पूरे देश में, यानी कि बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में माइनॉरिटीज कौन है, अगर जर्मन को छोड़ दिया जाए तो फ्रेंच पीपल। तो जो फ्रेंच पीपल हैं ये लोग रिलेटिवली रिच हैं और साथ में पावरफुल भी हैं। तो जो रिच होगा, पावरफुल होगा, वही पूरे देश को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो कि अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जब समस्याएं सामने आई तो ये है कि मतलब वोलोनिया रीजन के जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, हर जगह ये डोमिनेट करते हैं। तो जो फ्लेमिश रीजन के या फिर अदर ब्रसेल्स के जो भी आपके डच स्पीकिंग पीपल हैं वो इस बात पे रिसेंटमेंट दिखाते हैं, यानी कि असंतोष दिखाते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह करते हैं या विरोध करते हैं कि क्यों सारे पावर्स या सारे एजुकेशनल राइट्स या फिर कह सकते हैं कि सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्यों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पीपल के लिए है। हमें भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी जो देश का रिसोर्स है उसका हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे लोगों के डेवलपमेंट्स का क्या होगा। तो ये समस्याएं इनके सामने आती हैं जो कि बाद में उनको ये राइट्स मिलते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सो
ये कह सकते हैं कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। 1950s और 60s के समय पे क्या होता है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन्स बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर फैमिली में किसी एक आदमी का सारे की सारी चलती रहे, सारी पावर्स एक आदमी के हाथ में होगा तो घर में टेंशन्स बढ़ेंगे। उसी तरीके से इस देश में भी अब टेंशन बढ़ चुका है 1950s एंड 60s के बीच में। एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और ज़्यादातर जो टेंशन्स हुआ वो कहीं दूर गांव देहात में नहीं हुआ, ये ब्रसेल्स में हुआ, यानी इनके देश के राजधानी में हुआ, इनके कैपिटल में हुआ। ठीक है, ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम्स। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कहना ये चाहते हैं कि पूरे देश में अगर मेजॉरिटी की बात करें तो कौन है, डच स्पीकिंग पीपल, लेकिन कैपिटल में ब्रसेल्स में सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटी बन के रह जाते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है यहाँ पे। सो लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन एन अदर कंट्री, श्रीलंका। आपने बेल्जियम के बारे में समझ लिया कि क्या कॉम्पोजिशन है और क्या समस्याएं हैं। अब हम श्रीलंका में चलते हैं, श्रीलंका को देखने की कोशिश करेंगे। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसका सिचुएशन का मतलब ये कहाँ सिचुएट करता है, सो इंडिया के साउथ में। आपने देखा होगा एक छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री। ओके, सो इस श्रीलंका की बात करेंगे तो ये कुछ ही किलोमीटर दूर है हमारे कंट्री से, यानी हमारे साउथ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। एंड इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा, लाइक अदर nations in the South Asia region. Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speaking people. अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, दिस, आप इस चीज़ को देखिए, ये है श्रीलंका। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको 3 कलर में दिखाई दे रहे होंगे, एक है ऑरेंज, एक है येलो और एक है डार्क मरून कलर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो कॉम्पोजिशन है इस प्रकार से है। आप येलो कलर जो देख रहे हैं ये लगभग 74% का पॉपुलेशन है जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं। ठीक है, और दूसरे जो यहाँ की बात करेंगे ऑरेंज में, ये तमिल्स हैं, ये तमिल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 80% है, 18%। ठीक है, सो 18% पीपल तमिल्स बोलते हैं और 74% जो पीपल हैं वो क्या है, आपके सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं। ठीक है, इनके कॉम्पोजिशन को आप देख लिए। साथ में हम ये भी बताएंगे कि कुछ परसेंट, यानी कि जो 7% की बात करेंगे, कुछ इसमें ऐसे भी बंदे हैं, यानी कि पॉपुलेशन है जो क्या है, दूसरे रिलीजन से बिलीव करते हैं। क्योंकि यहाँ की बात करेंगे तो जो तमिल्स हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ध्यान से देखिएगा, जो तमिल्स हैं वो 2 प्रकार से हैं। एक तो नेटिव तमिल्स हैं, नेटिव तमिल्स हैं, और दूसरा इंडियन तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं। ओके, यानी कि अब इसमें मैं बता दूं, इसका भी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो जो नेटिव तमिल्स हैं वो 13% है और जो इंडियन तमिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। जो यहाँ की बात करेंगे, अगर रिलीजन की बात करेंगे तो जो यहाँ पे आपके लोकल का जो सिन्हालीस पीपल है, जो 74% पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं। क्या है ये, बुद्धिस्ट हैं। कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे हम, बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, और बाकी 7% की जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका का कॉम्पोजिशन है जो कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सी। तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे फटाफट इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 74% क्या है यहाँ पे, 74% पीपल है जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं। एंड तमिल्स स्पीकिंग पीपल कितने हैं, 18% है। एमंग तमिल्स देयर आर सब ग्रुप्स। मैंने बताया था तमिल्स जो नेटिव है, यानी नेटिव का मतलब होता है ऐसे तमिल्स जो वहीं के वहीं पैदा हुए हैं, बस तमिल बोलते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ देखिए 13% है ये नेटिव तमिल्स, एंड द रेस्ट whose forefathers came from India's plantation workers during colonial period। और जो इंडियन तमिल्स हैं उनके फोरफादर, उनके दादा परदादा लोग अंग्रेजों के ज़माने में जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे शिफ्ट हुए थे खेतों में काम करने के लिए। अंग्रेजों ने उनको लेबर के तौर पे या किसानी के तौर पे उनको क्या किया था, वहाँ पे भेजा था कि जाओ हमारे इस प्लांटेशन में काम करो। तो लोगों का आना जाना ये बहुत बर्डन लगता था, तो वो जाके वहीं पे घर बना के वहीं बस गए, और फिर उसके बाद से उनकी पॉपुलेशन वहाँ ग्रो करी। तो ऑलमोस्ट 5% की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, तो इंडियन तमिल्स लगभग कितने परसेंट हैं, 5%। तो आप फिर से मैं बताऊंगा कि जो कॉम्पोजिशन है यहाँ का भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो आगे देखते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप,
इस मैप में आपने देख लिया कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए इसमें नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में आपके कौन है, ये पूरा का पूरा ऑरेंज एरिया जो है वो तमिल्स का है, ठीक है, जिसमें दो सब ग्रुप्स हैं, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। ओके, मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मैंने बताया कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और उसके बाद वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो तमिल्स हैं वो हिंदू मुस्लिम्स हैं, एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालीज। और जो 7% की पॉपुलेशन है वो कुछ ऐसी हैं जो तमिल्स भी बोलती हैं और साथ में सिन्हालीज भी बोलते हैं। ये पिक्चर आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हो गया। उसके बाद की बात करेंगे, अब ये कह रहा है कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, कि इन बेल्जियम में ध्यान से देखिएगा, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। This would push the conflict among communities further, and this could lead to a very messy partitions of the country, and both the sides would claim control over Brussels. And in Sri Lanka, the Sinhalese community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. And now let us look what happened in both these countries. यहाँ पे कह रहा है कि एक बार जस्ट आप इमेजिन करिए कि बेल्जियम में क्या हुआ होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो डच कम्युनिटी है इन्होंने एडवांटेज ले सकते थे, ये चाहते तो एडवांटेज ले सकते थे, क्योंकि इनके पास क्या है, न्यूमेरिक मेजॉरिटी थी, है ना, नंबर में ये ज़्यादा थे। एंड इन्होंने फोर्स किया कि फ्रेंच पीपल को फोर्स किया कि भाई हमें भी पावर चाहिए, हाँ हमें भी आपको इसमें डिसीजन मेकिंग में हमें भी क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना है, हमें भी पावर चाहिए, ठीक है। कुछ जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए भी बात हुई थी, ठीक है। सो दिस वुड पुश कन्फ्लिक्ट, जिसके वजह से क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि बेल्जियम में। और सेम उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका में भी है, श्रीलंका में भी किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो चलिए अब पूरे प्रॉब्लम्स को शिफ्ट करते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन के साथ क्या इश्यूज था, ठीक है। आगे देखिए, तो श्रीलंका की बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो श्रीलंका है वो 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है, ठीक है। आपको एक फैक्ट्स बता दें, लगभग 4 कंट्रीज को आपको याद रखना है हमेशा कि 1947, 1948 और 1949 में ऑलमोस्ट लगातार 4 कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं 1 बाय 1, और किस प्रकार से उनके प्रोग्रेस धीरे धीरे होते गए, कौन डेवलप किया, कौन डेवलपिंग नेशन है या जो भी है, सारी चीज़ें। तो फैक्ट्स ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसी तरीके से 1947 में पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिया से ही टूट के बनता है। 1948 में श्रीलंका और 1949 में चाइना। ये बस आपको एक फैक्ट्स बता रहे हैं ताकि आप आगे के क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक कंपैरिजन हम देखने को मिलता है कि जैसे कि देश में 1947 यानी कि चाइना से हम 1-2 साल पहले ही आज़ाद हो गए थे, इंडिपेंडेंट पा गए थे, लेकिन फिर भी हम चाइना से आज पीछे हैं। और 1949 यानी हमसे 1-2 साल बाद चाइना ऐसा क्या काम किया कि जिसके वजह से वो हमसे बहुत आगे निकल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस एक रेफरेंस के लिए 4 आपको डेटा दे दिया हमने कि लगभग 4 देश एक ही समय पे आज़ाद होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज सॉरी सो कह रहा है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में ये लगभग आज़ाद होता है। एंड द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर अ गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो हमारा टॉपिक ही था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसका मतलब किस प्रकार से एक मेजॉरिटी सारे पावर को ग्रैब कर लेती है एक मौका पाते ही। जैसे देश आज़ाद हुआ तो सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल हैं, जो सिन्हालीज हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम चूंकि मेजॉरिटी हैं तो सारे पावर्स हमारे हाथ में होना चाहिए। और इस तरीके से सारे पावर को किसने ग्रैब कर लिया, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ने, ठीक है। ये बोल के कि भाई देखो हम डोमिनेंस करेंगे क्योंकि हमारी क्या है, देश में हमारी मेजॉरिटी है। एंड एज अ रिजल्ट जिसके वजह से द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। और इस प्रकार से इन्होंने कुछ ऐसे मेजॉरिटेरियन कुछ स्टेप्स लेते हैं जिससे, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें ये दिखता है
कि जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल हैं उनकी मेजोरिटेरियन, मतलब ये कह सकते हैं कि ये डोमिनेट करती हैं ओवर पूरे पॉपुलेशन या पूरे कंट्रीज पे। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से सारे के सारे पावर्स सिन्हाला पीपल के हाथ में आ गया। क्या था, ध्यान से देखेंगे, इन 1956 में एन एक्ट वॉज पास। इन्होंने एक कानून बनाया जिसमें ये रिकग्नाइज करता है कि सिन्हाला क्या है, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप किसी देश में जा रहे हैं और वहाँ पे जिस लैंग्वेज में बात करने को कहा जाए या जिस लैंग्वेज में सारे दस्तावेज या ऑफिशियल्स जो भी ऑफिस के सारे डेकोरम होते हों, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किसका डोमिनेंस चलता है ज़्यादा। ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे भी अपने सुप्रीमेसी के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एंड दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। और इस तरीके से ये तमिल्स के लिए ये अपमान वाली बात थी कि उनके लैंग्वेज को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है और सारे का सारा रेस्पेक्ट किसको मिल रहा है, सिन्हालास लैंग्वेज को। ठीक है, सो द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हालास एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिन्हालास पीपल हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ देने लगे, साथ में यूनिवर्सिटीज़ पोजीशंस पे या फिर एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में ले रहे हैं या हायर क्लासेस में एडमिशन ले रहे हैं या फिर उसमें जॉब्स की बात हो, सब कुछ सिन्हाला स्पीकिंग को क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस देते हैं एंड देन बाद में दूसरे कम्युनिटी को। तो जब सारे सीट्स को अगर सिन्हाला स्पीकिंग अगर फिल करते जाएंगे तो बाकी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने जो बुद्धिज़्म था उसको बोला कि अब पूरे देश में बुद्धिज़्म एक रिलीजन होगा जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बुद्धिज़्म के लिए वो एक तरह से एजेंडा बना के चल रही है कि सबको बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑल दिस गवर्नमेंट्स मेजर्स coming one after other and gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils, and they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। और इस तरीके से धीरे धीरे असंतोष फैल गया तमिल्स पीपल के बीच में। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे एलिनिएट कर दिया गया है, मुझे इस देश का हिस्सा नहीं माना जाता है, जबकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ, यहीं हमने पैदा हुआ है और यहीं पे हमारी लैंग्वेज भी हमने सीखी है जो तमिल्स है। तो क्या ये बुराई है कि अगर वो कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है तो वो पाप है क्या कोई? लेकिन इनको ऐसा लगता है कि यानी कि इनको जो श्रीलंकन तमिल्स हैं इनको ऐसा लगता है कि ये अभी एलिनिएटेड फील कर रहे हैं, इनको इनका देश नहीं है, ऐसा इनको महसूस होता है। क्योंकि जो बुद्धिस्ट हैं यानी कि कह सकते हैं जो सिन्हालास लीडर हैं वो इनके लैंग्वेज और कल्चर पे बिल्कुल इनके लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही है, रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। ओके, एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और इस तरीके से इनके सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का, और इनको डिस्क्रिमिनेट करने लगे लोग जॉब्स में। करेक्ट है ना? हमने अभी बताया कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे और इनको बिल्कुल जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके बीच में असंतोष पैदा हुआ और ये लोग भी एक सेपरेट नेशन के डिमांड करना शुरू कर दिए, जो कि हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट होता क्या, रिजल्ट में हमने क्या देखा या देखेंगे कि रिजल्ट में क्या है कि रिलेशंस बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, यानी कि धीरे धीरे इनके बीच में जो तनाव है वो बढ़ता गया। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamils as an official language for regional autonomy and equality of opportunities in securing education and jobs। ये कह रहा है कि अब इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और इन्होंने अपने लैंग्वेज की लड़ाई के लिए, अपने लोगों के जॉब्स के लिए इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। इवन उन्होंने अपने लैंग्वेज को यानी कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में इन्होंने रेस करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करके, कि अब हमारे लैंग्वेज को भी आपको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। बट दियर डिमांड्स मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेशन बाय द तमिल्स वाज repeatedly denied by 1980s। several political organizations were formed demanding an independent Tamil alums in northern and eastern part of Sri Lanka। ध्यान सुनिएगा, ये देखिए आप, ये कह रहा है कि जब इनके बातों को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, जब इनके डिसीजंस को नहीं माना गया या फिर जो इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया, तो इनकी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा खड़ी हो गई और उसके बाद से कुछ ने तो ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो ये नदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है
इसको एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, हमको यहाँ पे ऑटोनॉमी चाहिए, एक हमारा देश चाहिए। जब तुम हमारे बातों को, हमारे लैंग्वेज को, जब हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो उससे अच्छा तुम हमें क्या कर दो, मुझे एक अपना देश दे दो। इस तरह की बातें उठने लगी। सॉरी। इस तरीके से पूरे श्रीलंका में क्या होता है, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। उसके बाद द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से जो दोनों के बीच के संबंध थे, जो ट्रस्ट था, वो बिल्कुल अब ये कन्फ्लिक्ट्स में बदल गया। एंड इट शून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। यहाँ पे श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो जाता है, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को मारना शुरू करती हैं, एक दूसरे से युद्ध करना शुरू करती हैं, लड़ना शुरू करती हैं। एंड इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज, यानी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में लगभग हजारों लोगों की मौत हो जाती है इस कन्फ्लिक्ट में, इस सिविल वॉर में। बहुत सारी फैमिलीज को, यानी मेनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्रीज, बहुत सारे लोग देश छोड़ के भाग गए, उनको जबरदस्ती देश छोड़ के भागना पड़ा, उनको फोर्स करके भेजा गया। एंड बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन के रह गए, उसी देश में एक रिफ्यूजी बन के रह गए। एंड मेनी वर लॉस देयर लिवलीहुड्स, बहुत ने अपने जॉब्स खो दी, अपने रोजी रोटी खो दी। इस तरह के सिचुएशंस आ गए श्रीलंका में। एंड द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड इट एंडेड 2009। और ये सारी चीज़ें जो तनाव है, टेंशन्स हैं, सिविल वॉर है, या फिर जो कह लें कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो तनाव था, ये 2009 में जाके ये ख़त्म हुआ है। अब जाके श्रीलंका डेमोक्रेटिकली रन कर रही है। ठीक है, ओके। सो हमने क्या देखा, श्रीलंका में किस तरह से लोगों ने डील किया। अब बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे अपने चीज़ों को इन्होंने हैंडल किया, ये देखते हैं। देखिए, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने डिफरेंट पाथ अपनाया। एंड दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। आपको पता है ना कि हम इंडिया में कहते हैं कि हमारे इंडिया में सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं, हजारों डायलेक्ट्स हैं, हाँ ना, और फिर भी हम लोग साथ में रहते हैं। सो इंडिया में कहते हैं, इंडिया इज क्या कहते हैं, हमारे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यानी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजिन्स हैं, ड्रेसेस हैं, कल्चर्स हैं, करेक्ट है। लेकिन हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं। उसी तरीके से क्योंकि क्यों साथ रह रहे हैं, क्यों हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, वो वजह ये है कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के रिलीजन्स को, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के भावनाओं को, फीलिंग को हम रेस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से बेल्जियम ने भी क्या किया, बेल्जियम ने भी अपने, यानी कि बेल्जियम में मेजॉरिटी किसकी थी, डच की, और माइनॉरिटीज कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। लेकिन पावर में कौन थे, फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल ने जो डच वाले जो स्पीकिंग पीपल है, डच स्पीकिंग पीपल है, उनका रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट किया, और वो समझ गए कि अगर हमको साथ में रहेंगे तो हमारी देश तरक्की करेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने रीजनल डाइवर्सिटीज को क्या किया, उन्होंने रेस्पेक्ट किया, डिफरेंसेस कल्चर को उन्होंने रेस्पेक्ट किया। एंड 1970 टू 93 के बीच में इन्होंने कम से कम 4 बार, यानी कि लगभग 4 बार इन्होंने अपने, लगभग क्या मतलब, ये इट्स फैक्ट कि ये इन्होंने 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अमेंड किया। अब आप सोचेंगे ये अमेंड क्यों किया, अमेंड इसलिए किया क्योंकि पहली बार जब अमेंड किया तो फिर कुछ कमियां रह गई, फिर कुछ किसी ने क्वेश्चन रेज किया, अरे नहीं देखिए आपने इस जगह पे अभी कमी छोड़ दिया है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार इन्होंने 1970 टू 93 यानी 23 ईयर्स के बीच में लगभग 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ताकि यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश कर सकें और लोगों के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको खत्म किया जा सके। टाइम सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, यानी कि सेम कंट्री में कोशिश किया गया कि सभी लोग साथ रहें और साथ तरक्की करें। इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। द अरेंजमेंट्स दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज एंड इज वेरी इनोवेटिव। इन्होंने एक बहुत इनोवेटिव तरीका निकाला सॉरी, इन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीका निकाला जिससे क्या किया जा सके कि इस कन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। तो किया क्या इन्होंने, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रेस्क्राइब करता है, क्या बताता है, दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो आप देखिए, सिंपल सी बात, ये समझ लीजिए, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है स्टेट गवर्नमेंट।
सबसे पहले इन्होंने ये कहा, क्योंकि आप एक चीज़ फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको पता है कि जो फ्रांस का जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम है बट पावर में है, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है एंड पावर में है। जो ब्रसेल्स है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया समझ लीजिए, इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली में जो पावर है, जो पार्लियामेंट है, वो वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का क्या हुआ है, वहाँ पे स्टेक है। यानी कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं सेंट्रल में। यहाँ पे फ्रेंच पीपल क्या करते हैं, डोमिनेट करता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा है, यानी कि कैपिटल में ज़्यादा है। स्टेट में बात करें तो यहाँ पे डच पीपल जो है, डच पीपल, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच पीपल ने कहा कि एक आइडिया है हमारे पास, और आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, जितने मिनिस्टर हमारे पास फ्रेंच वाले होंगे उतने ही यहाँ पे ये दूसरे ये क्या है, डच वाले मिनिस्टर हैं, और ये फ्रेंच मिनिस्टर, डच मिनिस्टर, फ्रेंच मिनिस्टर, डच मिनिस्टर, फ्रेंच मिनिस्टर, डच मिनिस्टर। यानी कि जितने मिनिस्टर हमारे पास फ्रेंच वाले होंगे उतने ही डच को भी हम आपको अलाउ करते हैं कि आपके भी मिनिस्टर्स रहेंगे, आपके कम्युनिटी के लोग। और दूसरी चीज़ यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी को शो किया इन्होंने। और अगर कोई स्पेशल कानून बनाना है या कोई स्पेशल फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, उस टाइम पे अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिलेटरली अगर चाहती है ये लेना तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये कोई भी डिसीजन लेती है फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, तो यहाँ पे इनका एक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए कम से कम। अगर ये सपोर्ट करेंगे तो ये फैसले ले सकती है। अगर कोई स्पेशल कानून बन रहा है या स्पेशल कोई फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल को भी सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा कि आपका भी डिसीजन मैटर करता है। अब आप बताइए क्या चाहते हैं कि इस कानून को बनाया जाए। अगर इन्होंने सपोर्ट कर दिया तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब डच स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम दूसरे में देखेंगे, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन given to state governments of the two regions of the country and the state governments are not subordinate to the central government। दूसरी चीज़ कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि बहुत सारे जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। यानी बहुत सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसीजन ले सकती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई नसीहत नहीं देगा। नसीहत का मतलब सजेशन दे सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। समझ में आ गया? ओके। यानी कि उनको ये कोई बाध्य नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट को, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स ये फोर्स नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दे दिया, यानी कि बांट दिया पावर को। दूसरी चीज, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। The French speaking people accepted equal representations in Brussels because the Dutch speaking communities has accepted equal representation in the state government। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट है, इसमें क्या हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने डच स्पीकिंग पीपल को भी सेम मिनिस्टर्स बनाया, बोला कि जितने सीट्स हमारे हैं उतने सीट्स आपके भी होंगे। तो इसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा कि ठीक है, जितने हम लोग होंगे, यानी कि जो ये डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं या डच स्पीकिंग पीपल हैं, उतने ही सीट्स हम क्या करते हैं, हम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को भी दे देते हैं इन स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और दूसरे को राइट्स दिए स्टेट्स अफेयर में या फिर सेंट्रल अफेयर्स में। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा यहाँ तक इस तरीके से इन्होंने अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अब आते हैं, देखते हैं। ओके, ये तो हमने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उसके बाद से इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और प्रोविजंस इन्होंने मेंशन कर रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, और इन दोनों गवर्नमेंट के साथ साथ एक थर्ड गवर्नमेंट रहेगी जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो यहाँ पे ये बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। यानी कि हर कम्युनिटी में, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ब्रसेल्स की बात करेंगे तो ब्रसेल्स में एक पूरा एरिया होगा, एक पूरी कम्युनिटी होगी आसपास में, और उस पूरे एरिया में कोई भी पीपल, यानी कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी होगी, वो आसानी से उनके लोग वहाँ पे चुने जाएंगे और उस एरिया का कंसर्न्स कम से कम वो रेज कर सकें। ऐसा इन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और इनका काम क्या है,
तो ये एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को, या डेवलपमेंट, कल्चरल, एजुकेशनल जो भी चीज़ें हैं, इन सभी रिलेटेड इश्यूज़ को ये रिजॉल्व करने का काम करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने लोकल में, ठीक है। यानी जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया में रहते हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे, या जिस शहर में रहते हैं उस शहर की बात करें, तो ऐसे शहर में कई सारे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होंगी और अपने अपने एरिया में वो सभी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी और अगर जो प्रॉब्लम्स है उसको उस कंसर्न्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अब आगे देखते हैं। सो यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने देखा होगा कि बेल्जियम में कितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, है ना। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, ये एग्री भी करता है कि हाँ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तो थी इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। आज तक ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ये तरीका बहुत बेहतर साबित हुआ। एंड दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ्स बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज एंड a possible divisions of a country on linguistic lines when when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का, अच्छा क्यों, अभी एक चीज़ समझ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बेल्जियम ने इस मॉडल को अपनाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी इसको अपनाया और आज भी ये सक्सेसफुली ये मॉडल चल रही है। और बेल्जियम बहुत सेफ जगह है, वहाँ पे कोई भी सिविक स्ट्राइप्स नहीं हो रहे हैं या सिविल वॉर टाइप का कोई चीज़ नहीं है। लोगों में आपस में, कम्युनिटी में तालमेल बहुत अच्छा है, जिसके वजह से पूरे यूरोप का जो एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स के, मतलब ब्रसल्स में, यानी कि इसी इजिप्ट का, इसी क्या कहते हैं आपका बेल्जियम का जो कैपिटल है जिसका नाम ब्रसल्स है, इसी ब्रसल्स में इनके हेडक्वार्टर्स को बना के रखा है। यानी कि अगर सेफ नहीं होता ये कंट्री या कैपिटल, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर है, वो यहाँ पे क्यों होता। इसका मतलब ये है यहाँ बहुत पीसफुली लोग रहते हैं, कोई झगड़ा बवाल फसाद नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ सी यहाँ पे देखेंगे। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज। अब आप खुद बताइए कि हम इन दोनों स्टोरीज से क्या सीखे, इन दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं। सो कौन से स्टोरीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बीच में। सो बोथ आर डेमोक्रेसीज, पहली बात दोनों डेमोक्रेसीज हैं, ओके। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, और इन्होंने अपने अपने तरीके से इन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरीके से इन्होंने अपने पावर शेयरिंग को डील किया। और इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बेल्जियम के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि दूसरे के रिलीजन को, कल्चर को रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हम डेवलप कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ सच रियलाइजेशन रिजल्टेड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। एंड श्रीलंका की बात करेंगे, सो कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स इज, आपके भी पता है कि श्रीलंका में इन्होंने कैसे डील किया। एंड इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर्स, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो श्रीलंका का केस में आपने देखा कि अगर कहीं एक बड़ी सी कम्युनिटी या एक बड़ी सी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर किसी माइनॉरिटी पे वो डोमिनेंस करने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है ये देश के एकता के लिए खतरा है, देश की यूनिटी के लिए खतरा है ना। तो ये चीज़ें हमने सीखा और सबक लिया, इसीलिए कहते हैं कि हमको यूनाइट रहना चाहिए हमेशा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कार्टून कहता है कि द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग इन जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जर्मनी के लिए बताया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे दो हैंडल बना हुआ है, दो हैंडल, यानी एक कार के इंजन को चलाना है और यहाँ पे दो इंजन है, दो आपके स्टेयरिंग है और दो, यानी कि दो लोग मिलकर इस इंजन को चला रहे हैं। यानी कि एक गवर्नमेंट है, इस थ्रू ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसको दो पॉलिटिकल पार्टी से रन कर रही है इस कंट्री को, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बना के। ओके, क्या है वो? सो एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड दूसरा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर। ये शुरू से, याद रखिएगा, ये शुरू से राइवल पार्टीज हैं, एक दूसरे के राइवलरीज हैं। और फिर भी जब इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो मजबूरी में ये देश को चलाने के लिए ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, यानी दोनों लोग मिल के देश को चलाते हैं। तो यही इसमें मेंशन है। ओके, डन। यहाँ पे हमारे सिलेबस में फिर बैक आते हैं तो देखते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, सो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज
it helps to reduce the possibility of conflicts. Okay, sorry, done. So conflicts between social groups, and since social conflicts often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political order. यहाँ पे आपका आंसर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि why power sharing is desirable. तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज अगर हम पावर को शेयर नहीं करते हैं तो अभी हम अपने एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे, कंट्री के यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है, इट लीड्स टू अ सिविल वॉर. करेक्ट है? ओके, डन. एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर. और पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा वे हो सकता है कि अपने देश के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करके रख सकें. And imposing the will of majority community over others may look like an attractive opinion in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. यानी कहना ये चाहता है कि अगर मेजॉरिटी कुछ टाइम के लिए अगर सारे पावर को अगर अपने पास रखने की कोशिश करती है ना, तो मे बी कि ये थोड़े दिन के लिए अच्छा हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये देश के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है. ठीक है? ओके, डन. सो इसीलिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. Tyranny of this majority is not just oppressive for the minorities, it often affects majority adversely as well. और टायरनी की बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे क्या करे, हावी हो जाए या डोमिनेट करे, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को लॉस होगा या नुकसान पहुंचेगा या उसके लिए खतरा होगा. समटाइम्स ऐसा होता है कि मेजॉरिटेरियन को भी, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, उनको भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर भी. सो देयर इज सेकंड डीपर रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. दूसरा भी रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट, यानी उसकी आत्मा है, समझ लीजिए. अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है और पावर शेयरिंग नहीं है, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है. या यूँ कह लें कि जिस देश में पावर को शेयर किया जाता है, समझ लीजिए वहाँ पे डेमोक्रेसी है. ठीक है? या फिर डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे. डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी governed, and a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. यानी कि ये कह सकता है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है. लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उस गवर्नेंस सिस्टम में पीपल का भी स्टेक हो, पीपल का भी डिसीजंस हो, तो उस गवर्नमेंट को बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ठीक है? वेयर सिटीजन्स ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजंस मेकिंग. ठीक है? ये चीज़ें होती हैं. सो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल. तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि एक प्रूडेंशियल डिसीजन है कि पावर को शेयर किया जाए, और दूसरी चीज़ मोरली भी सही है, एथिकली भी सही है कि पावर को शेयर करना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. करेक्ट है? ओके. एंड वाइल प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. प्रूडेंशियली की बात करेंगे कि जब हम पावर को शेयर करते हैं, यानी कई लोगों के डिसीजंस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उसके बाद से कुछ बढ़िया आउटपुट निकलता है, बढ़िया आउटकम्स निकलते हैं. जब आप 4 लोग 5 लोग मिलकर जब किसी चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं और किसी चीज़ को अगर किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस तक जाने की कोशिश करते हैं, तो बेटर आइडियाज़ मिलते हैं. तो इसलिए कहते हैं ना कि पावर शेयरिंग, या फिर कह सकते हैं कि हम जब डिसीजंस लें तो कई कम्युनिटी का लेते हैं, अगर कई लोगों का लेते हैं डिसीजंस मेकिंग में, अगर उनका पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़िया आउटकम निकल के आता है, जिसके वजह से वो आफ्टर ऑल आपके लिए, कम्युनिटी के लिए बेटर होगा. ठीक है? ये से कहते हैं प्रूडेंशियल. एंड मोरल रीजंस इज एम्फेसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, और पावर शेयरिंग इज अ वैल्यूएबल थिंग, है ना. तो ये मोरल्स की बात करेंगे. दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप एक को केस दिया गया, केस स्टडीज, इसके आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि एनिट स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन में जहाँ पे एनिट क्या करती है, स्टडी करती है. एंड मेनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन फ्रेंच. और उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए इंस्ट्रक्शंस किस में मिले, फ्रेंच में मिले. ठीक है? ओके, डन. ये केस है बेल्जियम का. एंड दूसरी चीज़, Selve studies in a school in the northern region of Sri Lanka
and all the students in her schools are Tamil speaking and they want to medium of instructions of to be Tamil. और वो चाहती हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्वी क्या है, सेल्वी आप देख सकते हैं, सेल्वी स्टडीज इन स्कूल ऑफ नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में, यानी कि जहाँ पे तमिल से ज़्यादा है, करेक्ट है. ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन तमिल, और वो चाहते हैं कि हमको तमिल में सारे इंस्ट्रक्शंस मिले स्कूल में, है ना. जो भी पेपर बन गया है, जो भी एग्जाम्स पेपर या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस वो हमको तमिल में मिले. तो किस केस में, अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम समझ में आ गई. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द पेरेंट्स ऑफ एनिट एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू रियलाइज द डिजायर ऑफ द चाइल्ड हु इज मोर लाइकली टू सक्सीड, यानी कि दोनों पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि इनकी बातों को मान लिया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए, तो वो कौन सा देश होगा जहाँ पे इनके ये सक्सेस होंगे, एनिट के पेरेंट्स या फिर सेल्वी के पेरेंट्स. तो आंसर इज एनिट्स पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड, और रीजन ये है क्योंकि इन बेल्जियम लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज आर रिजॉल्व्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी यहाँ के जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है. एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स आपको पता है, हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया है. वेयर एज अगर इन कंट्रास्ट श्रीलंका की बात करें, सो द डिमांड्स ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल वर इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको पता है कि जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज था तमिल्स का खास तौर से, तो ये लंबे समय तक चला आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे तमिल्स को वो राइट्स नहीं मिलेंगे. सो इन केस इसी वजह से लीडिंग टू लैंग्वेज डिस्प्यूट्स एंड इवन अ सिविल वॉर हुआ था. यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वॉर भी हो गया था इस लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की वजह से. तो ये इस केस में फाइनली हम एंटनी के पेरेंट्स को ही ज़्यादातर उनकी बातों को रेस्पेक्ट किया जाएगा. सो ये था हमारा यहाँ तक का, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग. और जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कलिल्स डिलेमा, इसको हम अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आप लोग अपने ट्रैक को संभालते हुए आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाएं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें. ठीक है, इन लेटर हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया जाए. तो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट.